निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे मिशन सागर के तहत भारत निम्नलिखित किन देशों की सहायता कर रहा है? इंडोनेशिया, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। अब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ? मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। लेकिन इसमें जो इंडोनेशिया है ये गलत है। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे जो मिशन सागर है ये हमारा, पहली बात तो ये जो भारत का इंडियन ओशन में जो भारत की सागर इनिशिएटिव है SAGAR, जिसको मैं बोल देता हूँ फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये हिंद महासागर में बेसिकली इंडिया की मैरीटाइम कोऑपरेशन की नीति है, जिसके तहत भारत क्या कर रहा है, बहुत सारे जो इंडियन ओशंस के कंट्रीज़ है उनकी सहायता करता है। तो इसी सागर जो हमारी पॉलिसी है या इनिशिएटिव है उसी के तहत हमने मिशन सागर की शुरुआत की और उसके तहत हम 5 देशों को क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। जिसमें कौन है? मॉरिशस है, मेडागास्कर है, कोमोरोस है, सेशल्स है और 5वां है उसमें मालदीव। मालदीव है। तो इंडोनेशिया इसमें गलत हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इस एमसीक्यू क्यों बनाया गया। ये देखिए, रक्षा मंत्रालय 7 जून की खबर है, मिशन सागर INS केसरी पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पर पहुंचा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं इन 5 कंट्रीज़ की लोकेशन, देखते हैं मैप पे एक बार। ये देखिए मालदीव, ये इंडियन ओशन का मैप है, यहाँ पे मालदीव एक कंट्री है। अभी ये बात हमने सेशल्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया था मिशन सागर में। फिर देखिए यहाँ पे कोमोरोस है, यहाँ पे उसके साथ आप देख सकते हैं मॉरिशस और ये है मेडागास्कर। ठीक है, इंडियन ओशंस के इम्पोर्टेंट जो आइलैंड है उनको इस बार अच्छी तरह से नज़र में रखना। ऑलरेडी फिर मैं बोलूँगा वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में इंडियन ओशंस के जितने महत्वपूर्ण द्वीप है वो सारे कवर कराए गए एक स्लाइड में, वो देख लेना आप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे मैग्नेटो कैलोरिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक दुर्लभ धातु पर आधारित सामग्री है। सेकंड, मैग्नेटो कैलोरिक का इस्तेमाल कैंसर के प्रभावी इलाज में किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि A, B, C या D में से मैग्नेटो कैलोरिक के बारे में सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ। ये एक जो रेयर मटेरियल पर बेस्ड एक क्या है, रेयर मेटल पे आधारित एक क्या है, ये मटेरियल है। ठीक, और ये किस में इस्तेमाल कहाँ पे होगा? कैंसर के प्रभावी इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं इसका बनाने का आधार क्या था। ये देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 7 जून की खबर है। ये यहाँ पे लिखा है ARCI ने कैंसर के इलाज के लिए दुर्लभ धातु पर आधारित मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है। ठीक है, और ये देखो क्या काम करेगा, मैग्नेटो कैलोरिक वस्तु ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए जरूरी नियंत्रित ऊष्मा ये देखो उपलब्ध करा सकता है। उसके साथ साथ विकिरण जो चिकित्सा है, रेडिएशन थेरेपी जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, के साथ इसके इस्तेमाल की विधि से इसका दुष्प्रभाव तो कम होगा ही होगा और साथ के साथ इलाज में भी कम समय लगेगा। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाता है मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे, तो किस लिए इस्तेमाल होगा वो आप बता सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, अटल नव प्रवर्तन
मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, AIM के दो महत्वपूर्ण कार्य है, स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रेरित करना। दूसरा, यह नीति आयोग की एक फ्लैगशिप पहल है। तो आपको बताना है कि AIM अटल इनोवेशन मिशन के बारे में A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा? क्या है इसका सही उत्तर, बताइए आप मुझे। क्या सही उत्तर है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट भी सही और दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तो इसके दो महत्वपूर्ण कार्य है, स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रेरित करना। आगे मैं आज तसल्ली से समझाऊंगा आपको अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली है क्या। दूसरा, यह नीति आयोग की फ्लैगशिप पहल है। ये देखिए इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 6 जून की खबर थी ये। नवाचार बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन अर्थात AIM को मिला CSIR का साथ। ठीक है, अब ये दोनों मिलके काम करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा इसका ढांचा और पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ अटल इनोवेशन मिशन का। चलते हैं, ये देखिए ये स्लाइड मैंने ब्लैंक छोड़ी है ताकि आपको समझा पाऊँ आज इस पूरे को। ये देखिए ये है अटल इनोवेशन मिशन। देखो अब इसके बेसिक दो कोर फंक्शन हैं हमारे। एक तो काम है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और सेकंड है इसका नवाचार को बढ़ाना। ये दो इसके फंक्शन हुए। ठीक है, अब जैसे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है ये, इसका जो अगर मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्टिंग एंड मेंटरिंग करता है ये इनोवेटर्स को। जैसे कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि ये स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। तो जैसे कि इसको बोला जाता है SETU, ये है क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट में मैंने यूज़ किया। और जो बताया दूसरा क्या, नवाचार को बढ़ावा देना, जिसके लिए क्या करता है ये, प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है, प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराता है। किसके लिए, ताकि नवाचारी विचार आ सके, नवाचारी विचारों को बढ़ावा मिल सके। देखो बेसिक ये दो ही काम है जो इसके कोर फंक्शन है अटल इनोवेशन मिशन के लिए। अब इसके अगर मैं कहूँ इस AIM अटल इनोवेशन मिशन के क्या है, कुछ सब कंपोनेंट है। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए और किस तरह से चीज़ें आगे चल भी रही है। आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें नज़र आती होगी जब आप अटल इनोवेशन मिशन की बात करते होंगे, तब इसके कुछ सब कंपोनेंट है। मैं बोलूँगा कि इसमें स्कूल लेवल पे भी, ठीक है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री के लेवल पे, और उसके बाद जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव वाले कुछ नवाचार, इन पे ये क्या है, इसके कुछ कंपोनेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ स्कूल लेवल पे क्या क्या चल रहा है। यहाँ से आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। देखो स्कूल लेवल पे अगर आपने नाम सुना होगा ATL, अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, उसके साथ एक और है इसमें चल रही है यहाँ पे मेंटर इंडिया इनिशिएटिव। ये तो स्कूल लेवल पे इसके कंपोनेंट है। ठीक, उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या चल रहा है, अटल इंक्यूबेटर्स। तो ये यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री लेवल पे हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले नवाचारों को भी इसमें क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे
अगर हम बात करें अटल विकास चैलेंज की, अटल विकास चैलेंज है इसमें, ठीक है। अटल ग्रैंड चैलेंज है इसमें, और उसके बाद चैंपियंस ऑफ चेंज। देखो ये सारी पहल चल रही है। अगर अब आपको कहीं भी अटल टिंकरिंग लैब का नाम सुनने को मिले या मेंटर इंडिया इनिशिएटिव, तो समझ जाना कि वो अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है, लेकिन वो किस कंपोनेंट का है, वो स्कूल लेवल पे। अगर आपको अटल इंक्यूबेटर्स सुनने को मिलता है तो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके बाद सामाजिक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले कुछ नवाचारों की भी क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे अटल विकास चैलेंज हो गया, अटल ग्रैंड चैलेंज हो गया और चैंपियंस ऑफ चेंज। अब ये आपका होमवर्क है। देखो जितना मैंने आपको बताया SETU, इसको डिटेल में पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे जो अटल टिंकरिंग लैब है इसको डिटेल में पढ़ना है, मेंटर इंडिया इनिशिएटिव इसको डिटेल में पढ़ना है, अटल इंक्यूबेटर्स क्या है, ये काम क्या कर रहे हैं, अटल विकास चैलेंज क्या है, अटल ग्रैंड चैलेंज क्या है और चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव क्या है, ये सारा आपका होमवर्क है। देखो इतना व्यापक पढ़ोगे ना, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो बेसिकली सभी स्तर पे जो अटल इनोवेशन क्या मिशन क्या कर रहा है, नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, ठीक, यूनिवर्सिटी हो, उसके साथ SME हो, ठीक है, MSMEs हो, आ गया ना यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी, MSMEs भी होगा इसमें, कॉरपोरेट्स भी होगा, कॉरपोरेट्स लेवल पे, और उसके साथ NGO लेवल पे, सभी लेवल पे इसका काम नवाचार को बढ़ावा देना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो ये इनिशिएटिव किसकी है, सबसे बड़ी बात, ये नीति आयोग, ये नीति आयोग है कि इनिशिएटिव है देश में किसको, नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगर ये सब अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना कैसा लगा आपको ये। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। अमूर टाइगर, नदर्न इंडियो चाइनीज़ टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, मलायन टाइगर, सुमात्रन टाइगर और बंगाल टाइगर। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा ऐसे टाइगर की सब स्पीसीज़ है, उप प्रजातियाँ है, A, B, C या D, ठीक है। इस बार टाइगर पे क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। और जितने भी डायमेंशन है अभी तक सारे कवर करा चुका हूँ मैं, चाहे टाइगर सेंसस को लेके हो, प्रोजेक्ट टाइगर हो हमारा, उसके बाद या NTC हो, सब पे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है टाइगर सब स्पीसीज़ के बारे में ऑप्शन D, A, B, C या D। जो A मतलब क्या हुआ, अमूर टाइगर भी, नॉर्दर्न इंडियो चाइनीज़ टाइगर भी, साउथ चाइना टाइगर भी, मलायन टाइगर भी, सुमात्रन टाइगर भी और बंगाल टाइगर, ये सभी टाइगर की सब स्पीसीज़ है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की खबर है। देश में पिछले 8 सालों के दौरान बाघों की मौत पर स्पष्टीकरण की बात की गई है। सरकार का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में असंतुलित और क्या गुमराह करने वाले आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने उस पर क्लैरिटी दी है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, उसने जो बाघों की संख्या के संबंध में यहाँ कुछ फैक्ट और डाटा प्रोवाइड की है। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका चेयरमैन कौन होता है, चेयरपर्सन कौन है इसका, ठीक है, ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ स्पीसीज़ है हमारी, सब स्पीसीज़ है टाइगर की, मलायन टाइगर, ठीक है, साउथ चाइना टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए बंगाल टाइगर है, इंडो चाइनीज़ टाइगर है, ये सारे टाइगर की सब स्पीसीज़ है। कुछ जो विलुप्त भी हो चुकी है, बाली टाइगर है, देखिए यहाँ पे जावा टाइगर है, ये भी विलुप्त हो चुका है, कैस्पियन टाइगर है, ये भी विलुप्त हो चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास TCG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, TCG का इस्तेमाल स्मार्ट विंडो, सोलर सेल, टच स्क्रीन या टच सेंसर और अन्य ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। दूसरा, औद्योगिक रूप से प्रासंगिक TCG में टिन युक्त इंडियम ऑक्साइड ITO अर्थात कंडक्टिंग कोटिंग का उपयोग किया गया।
अब आपको बताना है कि ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? क्या होगा सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहला स्टेटमेंट भी सही और दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तो जो ये ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास है, तो इनका जो इस्तेमाल है वो स्मार्ट विंडो में, सोलर सेल्स में, टच स्क्रीन सेंसर्स और अन्य जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। और बेसिकली इसके द्वारा TCG के द्वारा जो स्मार्ट विंडो हो, चाहे टच स्क्रीन हो, चाहे सोलर सेल हो, इनकी उत्पादन लागत क्या होगी? कम हो जाएगी। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पारदर्शी कंडक्टिंग ग्लास बनाने के नए तरीके से स्मार्ट विंडो, टच स्क्रीन, सोलर सेल की लागत घट सकती है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो इसका जितना भी टेक्निकल एंगल था और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ तो मैंने स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया कि जो औद्योगिक रूप से प्रासंगिक इस जो ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास में टिन युक्त इंडियम ऑक्साइड का कंडक्टिंग कोटिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। औद्योगिक रूप से प्रासंगिक TCG सैकड़ों नैनोमीटर की मोटाई वाले टिन युक्त इंडियम ऑक्साइड जैसी कंडक्टिंग कोटिंग के साथ आया है। ठीक है, जहाँ विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म्स के लिए अपनाए गए स्लो डिपोजिशन रेट से जुड़ा होता है। टेक्निकल है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, TCG से क्या होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसमें ये मदद करेगा। बाकी इसके टेक्निकल एंगल है। आगे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हिमालय पर्वत का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में इंडियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, अभिसरण होता है कन्वर्जेंस। सेकंड है, हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि हिमालय के बारे में ये दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो बात की गई है कार्बोनिफेरस युग में नहीं, जबकि हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ है? इसका निर्माण हुआ है टर्शरी युग। टर्शरी युग में इसका निर्माण हुआ है। और टर्शरी युग में भी कब? इयोसीन से प्लायोसीन के बीच। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको। ज्योग्राफी में आप सविंद्र सिंह को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, क्योंकि ये कार्बोनिफेरस युग में नहीं, कौन से युग में? टर्शरी युग में बना है और इंडियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के परिणाम स्वरूप बना है। बिल्कुल सही है। और ये क्या है? ये जो न्यू फोल्डेड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। हिमालय को तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे अधिक बर्फ का क्षेत्र होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? थर्ड पोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हिमालय में जलवायु परिवर्तन के हो सकते हैं दूरगामी परिणाम। तो ये देख सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे अधिक बर्फ का इलाका होने के कारण हिमालय को तीसरा थर्ड पोल भी कहा जाता है, जहाँ जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में है। यहाँ पे कुछ देखिए, ये दो पैराग्राफ है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमारे पास जानकारी निकल के आएगी। मैं आपको पढ़वा देता हूँ। गंगा के विस्तृत मैदानी इलाकों में मानवीय गतिविधियों के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न हुआ है, उससे हिमालयी पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ठीक है, जहाँ पे हिमालय के क्षेत्र में अलग अलग, भाई हिमालय तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इधर आप जम्मू कश्मीर से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है, तो अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे बताया कि जो पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में ग्लेशियर्स पर अधिक प्रभाव देखने को मिला है। देखो, ये इस तरह की चीज़ें याद रखने वाली है, स्टेटमेंट में कई बार आ जाता है, तो ट्रैप ना हो जाए। तो पश्चिमी हिमालय ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वेस्टर्न हिमालय ज़्यादा प्रभावित हुआ है किससे? ईस्टर्न हिमालय की तुलना में। एक तो बात ये हुई यहाँ पे।
और हिमालय के 50 से भी अधिक ग्लेशियर्स सिकुड़ रहे हैं और इसका सीधा असर वहाँ की वनस्पति पे, वहाँ के सीजनल बायोलॉजी पे और टैक्सेशन पे इसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे बोला कि यहाँ की फसलों पर भी इस परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे कि वहाँ पे क्या है, सेब की जो कृषि है, यहाँ पे देखो सेब की फसल से कम होते उत्पादन के कारण किसानों की आय भी प्रभावित हुई है। ये भी एक प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोला गया, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के तापमान में बढ़ोतरी मनुष्यों, पशु पक्षियों और पौधों सभी को प्रभावित कर रही है। तो हिमालय में जो वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी। वेस्टर्न हिमालय ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ईस्टर्न हिमालय की तुलना में एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे प्रभाव पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हिमालय में जो वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पे एक कमेटी भी एस्टेब्लिश हुई है। आप मुझे नाम बताना कि वो किसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई है, जो कि हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टडी करेगी कि वो कितना वायबल है उनको। ठीक है, उसके ऊपर उस कमेटी का नाम बताना है, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है वो कमेटी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किसकी अध्यक्षता में मातृत्व की आयु, मातृत्व मृत्यु दर अर्थात MMR को कम करने की अनिवार्यताओं और पोषण स्तर से संबंधित मुद्दों पर एक कार्यदल का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? विनोद पॉल, जया जेटली, दीप्ति शाह और वसुधा कामत। अब आपको बताना है A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जया जेटली की अध्यक्षता में। ठीक है, इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कार्यदल को बोलते हैं टास्क फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या थी ये खबर। ये देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय मातृत्व की आयु MMR को कम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तर बेहतर करने से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए कार्यदल का गठन किया गया है। जया जेटली की अध्यक्षता में किया गया है और 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है ये खबर। जया जेटली टास्क फोर्स काम क्या है, तो इसके सामने कौन कौन से इश्यू रखे गए हैं। जो सब्जेक्ट आए हैं, विवाह और मातृत्व की आयु के इन सभी सहसंबंधों पर गौर करना। कौन से सहसंबंध? A, B, C, मतलब विवाह पे और मातृत्व की आयु पर इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे माँ का स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेहत और पोषण की स्थिति, गर्भावस्था, जन्म और उसके बाद नवजात शिशु बच्चा, प्रमुख मापदंडों जैसे शिशु मृत्यु दर IMR बोलते हैं जिसको, और फिर मातृ मृत्यु दर MMR, कुल प्रजनन दर TFR बोला जाता है जिसको, जन्म के समय लिंगानुपात, सेक्स रेशो एट बर्थ हो गया, बाल लिंगानुपात हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशो इत्यादि। इन सारे इश्यूज़ को और इनके कोरिलेशन को स्टडी करेगा ये। इस संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कोई अन्य भी मुद्दा आएगा तो उस पर भी ये विचार करेगा। उसके साथ ये जो टास्क फोर्स है, लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाए उसके भी उपाय बताएगा सरकार को। कार्यदल की सिफारिशों के समर्थन में उपयुक्त विधायी उपाय और मौजूदा कानूनों में संशोधन। भाई, अगर आपको लग रहा है कि जो भी ये सिफारिश देगा ये टास्क फोर्स, क्या वर्तमान जो हमारे कानून है किसके लिए, जैसे लड़कियों की हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, IMR, MMR, CSR, इन सारे के संबंध में अगर कोई कानूनों के अंदर अमेंडमेंट भी करना है तो उसकी भी सिफारिश देगा कि ये बदलाव किए जाने चाहिए। और कार्यदल की सिफारिशों को लागू करने के लिए समय सीमा के साथ एक विस्तृत शुभारंभ योजना भी ये बताएगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए। और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की बैठक भी आमंत्रित कर सकता है ये कार्यदल। और कार्यदल को नीति आयोग द्वारा एक तो सचिवालय और दफ्तरी सहायता प्रदान की जाएगी और यह 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, इसको आप नोट करके रखना, ये मेंस में आपके काम आ सकती है ये चीज़ें। आगे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस कर्मियों में स्वजनों की हत्या एवं आत्महत्या रोकने के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? झारखंड, असम, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। A, B, C या D, क्या सही उत्तर है? बताइए क्या सही उत्तर है इसका। और सही उत्तर है ऑप्शन D, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो स्पंदन इनिशिएटिव किस लिए है? पुलिस कर्मियों में जो पुलिस पर्सनेल्स है उनमें फ्रैट्रिसाइड और सुसाइड को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
ये देखिए 7 जून की खबर है, छत्तीसगढ़ 3 डेज आफ्टर लॉन्च ऑफ स्पंदन जवान शूट सेल्फ। छत्तीसगढ़ सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने लॉन्च किया है स्पंदन कैंपेन। ठीक है, अगर ये आ जाए तो याद रखना, स्टेट सर्विसेज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये खबर। और उसके साथ साथ मेंस में भी आप कोट कर सकते हो कि वहाँ की पुलिस जो पर्सनल्स के द्वारा जितना भी जिस भी प्रकार का स्ट्रेस उनके द्वारा झेला जा रहा है उसके समाधान के लिए है ये। आगे चलते हैं अब। थोड़ा खराश है गले में। ये देखिए, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाले माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। 1 सेकंड का टाइम लूँगा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, वापस आ गए। कई बार हो जाती है गले में खराश, कोई नहीं, आप सभी को भी होती होगी। ये देखिए, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाले माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। पहला, इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। दूसरा, ये इतनी छोटी है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। सी है, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। और डी है, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। अब आपको बताना है कि माइक्रोबीड्स के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? क्या है माइक्रोबीड्स के बारे में सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये माइक्रोबीड्स पे क्वेश्चन क्यों बनाया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, कल के द हिंदू की खबर है, डीप सी माइक्रोप्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है कि जो गहन समुद्र है या सागर है वो भी हॉटस्पॉट है किसके, डीप सी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर ऑल्सो लाइकली टू बी माइक्रोप्लास्टिक हॉटस्पॉट्स। मतलब जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी के जो गहन सागर ये क्षेत्र है वो जैव विविधता के भी क्या है, वो क्षेत्र है या हॉटस्पॉट है। लेकिन अब धीरे धीरे वो किसके, माइक्रोप्लास्टिक्स के भी हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। तो इसी के चलते मैंने यहाँ माइक्रोबीड पे क्वेश्चन पूछा है आपको, माइक्रोबीड्स। मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोबीड क्या होते हैं। ये स्मॉल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक के का ही क्या है, एक स्मॉल फॉर्म है। साइज क्या होता है, जिनका जो साइज है नो ग्रेटर इन साइज देन 5 मिलीमीटर, ये याद रखना है। 5 मिलीमीटर से ज़्यादा का इनका साइज नहीं होता। ठीक है, और इनको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, माइक्रोबीड्स का इस्तेमाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। माइक्रोबीड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे साबुन हो गई, ठीक है, या टूथपेस्ट हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फेशियल स्क्रबर हम यूज़ करते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होता है किसके, एक एजेंट के रूप में। कौन सा एजेंट होते हैं वो, एक्सफोलिएटिंग एजेंट बोला जाता है उनको। एक्सफोलिएटिंग एजेंट के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला इतने गहन समुद्रों में फिर ये गए कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हो, रिसर्च अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि जो थर्मोहेलाइन, मतलब जो तापीय लवणीय कारणों से उत्पन्न जो धाराएं है, करंट है समुद्री, उनके चलते कहाँ हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये डीप सी एरिया में। ठीक है, ये बात की गई है यहाँ पे, थर्मोहेलाइन कारणों से जो उत्पन्न जो समुद्री धाराएं है। तो अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आता है कि जो समुद्री तलों में या गहन सागरीय क्षेत्रों में कैसे पहुँचते हैं क्या ये माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक, तो उसका कारण क्या हुआ, ये थर्मोहेलाइन कारणों से, ये तापीय लवणीय कारणों से उत्पन्न जो धाराएं हैं उनके चलते पहुंचते हैं। और ये थर्मोहेलाइन, अगर आपको एनसीईआरटी याद होगी, फिजिकल जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, ठीक है,
भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हो वहाँ पे कैसे काम करती है ये। तापीय लवणीय जो धाराएं कैसे उत्पन्न होती है वहाँ प्रॉपर दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हो वहाँ से। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वन्य जीवों को व्यापार को मॉनिटर करने वाला नेटवर्क है। वन्य जीवों के व्यापार को लिख लेंगे यहाँ पे। सेकंड है, यह वन्य पौधों एवं जानवरों के किसी भी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तीसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में WWF और UNEP के तत्वाधान में हुई। अब आपको बताना है कि ट्रैफिक के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है। देखो मंडे वाली क्लास थोड़ा लंबी होती है क्योंकि संडे का भी उसके अंदर क्या होता है, 2-4 टॉपिक उसमें संडे के भी होते हैं, इसलिए अगर क्लास 35 से 40 मिनट हो जाए तो परेशान मत होना आप लोग। अब बताइए सही उत्तर क्या है, A, B, C या D। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट थर्ड भी रॉन्ग है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, वन्य जीवों के व्यापार को मॉनिटर करता है ट्रैफिक। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये वन्य पौधों और जानवरों के किसी भी प्रकार के, देखो किसी भी प्रकार के व्यापार पे प्रतिबंध नहीं लगाता, ये बोलता है व्यापार तो करो लेकिन वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, उनकी लाइफ को, उनके अस्तित्व को किसी भी तरह का थ्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, देखिए ये देखिए, पॉचिंग डबल ड्यूरिंग लॉकडाउन सेज वाइल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक इंडिया ने कहा है कि इंक्रीज नंबर इज़ प्लेसिंग एडिशनल बर्डन ऑन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, मतलब लॉकडाउन के चलते अवैध व्यापार को और इनको क्या, पॉचिंग को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। ये बात कही है ट्रैफिक ने, तो मैं बता देता हूँ ट्रैफिक के बारे में। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन WWF प्लस IUCN, ठीक है, इन दोनों के तत्वाधान में इसकी स्थापना हुई। और ये काम क्या करता है, व्यापार की तो अनुमति है, मतलब व्यापार अनुमति है, वन्य जीवों का व्यापार कर सकते हो आप, लेकिन क्या है, यहाँ पे याद रखना, यहीं पे ट्रैप करेगा UPSC, लेकिन उनके अस्तित्व को खतरा नहीं होनी चाहिए, मतलब अस्तित्व को खतरा ना हो। ठीक है, तो एक प्रकार से सतत उनका मतलब आप ट्रेड करो लेकिन वो सस्टेनेबल हो, ऐसा ट्रेड ना हो कि आपने क्या कर दिए, विलुप्ति कर दिए जानवरों को। ठीक है, चाहे वो पौधे हो, यहाँ पे दोनों ही चीज़ बात की है इसने, किसके, वन्य पौधे और जानवर। ठीक, तो ये ट्रैफिक है। आगे चलते हैं, अब ये देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 8 मई के दिन WWF द्वारा वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। दूसरा, सतत विकास लक्ष्य 15 SDG गोल 15 का संबंध समुद्र और समुद्री संसाधनों से है, मतलब ओशन और ओशन रिसोर्सेज से है। तीसरा, 30x30 वैश्विक आंदोलन का संबंध समुद्र संरक्षण से है। अब आपको बताना है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि A, B, C या D सही उत्तर क्या है। सही उत्तर क्या है इसका बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। ठीक है, ऑप्शन C इसका उत्तर हुआ, मतलब स्टेटमेंट थर्ड ही सही है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो ठीक है, ये 8 मई के दिन मनाया जाता है, ये लिखा है इसमें, लेकिन किसके द्वारा मनाया जाता है, ये UN द्वारा मनाया जाता है, WWF द्वारा नहीं मनाया जाता। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ष 1992 से, ठीक है, अलग अलग देशों के द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा, वर्ल्ड ओशियन डे, अलग अलग देश वर्ल्ड ओशियन डे को मनाते हैं, लेकिन UN ने इसको कब से मनाना शुरू किया, 2009 से UN यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको मनाना शुरू किया। ठीक है, अब जो SDG गोल 15 है, ये 15 नहीं है SDG गोल, मैं आपको बता देता हूँ SDG गोल 15 का संबंध इससे नहीं है। SDG गोल 15 का संबंध किससे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अब यहाँ पे देखो, जो 2020 का जो वर्ल्ड ओशियन डे है, इसका जो थीम है मैं आपको बता देता हूँ, थीम है इनोवेशन फॉर
ए सस्टेनेबल ओशन, ये इसका थीम है, ये बात याद रखना। एक बच्चे ने मेरे से जो 5 जून का जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उस पर कमेंट करके पूछा था कि सर आपने जो बताया है कि बायोडाइवर्सिटी इस बार का थीम है, लेकिन ऐसा देखने को कहीं नहीं मिल रहा। वो कुछ और लिख के उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने आपको बता देता हूँ, चाहे PIB हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, इन तीनों चीज़ों को हम फॉलो करते, तीनों में ही उसका जो क्या था, थीम था, बायोडाइवर्सिटी था, वही मैंने उसमें लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो, आप खुद भी, मैंने तो चेक कर लिया। अब जो तीसरा है कि यहाँ पे 30x30 वैश्विक आंदोलन का संबंध समुद्री संरक्षण से है, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में सब कुछ दिखाऊंगा तसल्ली से। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा उत्तर हुआ तीसरा सही, सी ही ठीक हुआ और पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं 8 जून की खबर है, वर्ल्ड ओशन डे 2020, इसका थीम नीड फॉर सस्टेनेबल ओशंस, पिक्स और मोर्स, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है। यहाँ पे देख सकते हैं थीम क्या लिखा हुआ है, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है आपको। अब आगे चलते हैं। ये देखिए जो 30x30 मूवमेंट है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर 2020 वर्ल्ड ओशन डे इज़ ग्रोइंग द ग्लोबल मूवमेंट टू कॉल ऑन वर्ल्ड लीडर्स टू प्रोटेक्ट 30% ओवर ब्लू प्लेनेट बाय 2030। मतलब 30% हमें क्या करना है, ओशन को बचाना है, कब तक, 2030 तक। तो 30x30 हो गया। ये किस लिए है, ये ओशंस के लिए है, समुद्री संरक्षण से संबंधित एक इनिशिएटिव है। तो अगर एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें आ जाती है कई बार, 30x30, 25x25, 70x75, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, आ गई हमारे सामने 30x30 आएगी तो समुद्र से हम उसको कनेक्ट करेंगे। वर्ल्ड ओशन डे हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने क्या बोला था कि SDG गोल 15 का संबंध नहीं है, SDG गोल 14 का संबंध है। किससे, समुद्र और समुद्री संरक्षण से, संसाधनों के। यहाँ देख सकते हैं लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, और जो 15 किससे जुड़ा हुआ है, लाइफ ऑन लैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और वैसे भी मैं बोलता हूँ SDG के जो 17 गोल्स है सबको याद रखना। ठीक है, PT में तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ मेंस में बहुत काम आने वाली चीज़ें है। ये आपकी बहुत सारी इनिशिएटिव, बहुत सारे प्रोग्राम्स, अगर कुछ भी हो तो आप कई जगह कोट कर सकते हो कि सरकार की ये पहल SDG गोल 6 को अचीव करने में मदद करेगी, सरकार की ये पहल। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड जो कम्युनिटीज़ है, सपोज़ करो स्मार्ट सिटीज़ की बात आने लगी, अर्बन मिशन इस टाइप की चीज़ें आए, तो उस टाइप की चीज़ों में आप कोट कर सकते हो कि सरकार की इनिशिएटिव SDG 11 को अचीव करने में मदद करेगी। इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन 1 से लेके 17 तक ये सारे ही याद कर लेना आप। ठीक है, मैं तो याद करता था और अभी भी मेरे याद है। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, पेंगोंग शॉ लेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले, यह सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा है। दूसरा, हाल ही में इसे रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा प्रदान किया गया। तब आप बताना है पेंगोंग शॉ लेक के बारे में, A, B, C या D। सही उत्तर क्या है, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। काफ़ी चर्चा में है ये अभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। मतलब पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। पहली बात तो ये इंडस जो रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है, और दूसरा अभी इसको रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा नहीं दिया गया। बात चल रही है कि इसको भी वो स्टेटस दिया जाए। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देख सकते हैं आज के द हिंदू की खबर, रीस्टोर अप्रैल स्टेटस अलोंग LAC इंडिया। दो जो इंडिया और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ की सिचुएशन बनी हो, फेस टू फेस है, वहाँ पे दोनों देशों की आर्मी, यहाँ देख सकते हैं 5 मई से लेके 6 जून तक का पूरा यहाँ पे टाइमलाइन दिखाया हुआ है, क्या क्या हुआ है अभी। ठीक है, वहाँ पे टेंशन की सिचुएशन है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं फाइल फ़ोटो बनी है पेंगोंग शॉ लेक की क्षेत्र की, ये लद्दाख में है। ठीक है, ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न आया 7-8 जून का। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और असम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व चर्चा में क्यों है। ठीक है, आगे चले। अब ये देखिए 6 जून का हमारा अभ्यास प्रश्न था, और अभ्यास प्रश्न क्या था कि GVA और GDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट जो ग्रॉस
वैल्यू एडिड विधि के तहत उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की ओर से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, बिल्कुल सही है। और जीडीपी में उपभोक्ता या मांग पक्ष की ओर से, तो ठीक है, एक आपूर्ति पक्ष की और एक मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक गतिविधियों को बताता है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हुए और इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी। अब इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था देखते हैं। ये देखिए द हिंदू में खबर देख सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड नंबर्स एंड द इकोनॉमी। यहाँ पे जीडीपी और जीवीए दोनों की बात की गई है। अच्छा आर्टिकल है, मैं आपको कहूँगा कल संडे का ये आर्टिकल है द हिंदू का, संडे द हिंदू, ठीक है। देखो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़पेपर में, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पढ़ते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की अगर बात करें हम, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, बच्चों के मन में ये रहता है, देखो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर इंडियन एक्सप्रेस को पढ़े, ठीक है, या द हिंदू को पढ़े, ये प्रश्न पूछते हैं बच्चे, ठीक है। इसका देखो एक सीधा सा जवाब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास यूपीएससी मेंस का पूरा सिलेबस है, ठीक है, प्रीलिम्स भी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब आपको पता है। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जिस न्यूज़पेपर में जो भी काम की चीज़ मिले वो दोनों ही काम के, दोनों न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण है। हिंदू पे कई बार ज़्यादा जोर दिया जाता है, मैं हिंदू को भी प्रेफर करता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस को भी प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन एक्सप्रेस की, तो मैं आपको बता देता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड वाला हमारा सेगमेंट है, एक्सप्लेन्ड का जो पेज आता है उसमें, और उसके बाद आता है गवर्नेंस वाला पेज, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छे इश्यूज़, जो हफ्ते भर के जो इश्यू होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझाया जाता है एक्सप्लेन्ड वाले पेज पे, ठीक है। और गवर्नेंस और जो इनिशिएटिव्स पे बहुत अलग अलग राज्यों के मॉडल दिए होते हैं यार, कि उसने उड़ीसा ने इसके लिए ये किया, छत्तीसगढ़ ये कर रहा है, एमपी ये कर रहा है, वहाँ से आपको कुछ केस स्टडीज़ मिल सकती है जिनको आप मेंस में कोट कर सकते हो, और एक विज़न भी मिलता है यार। वो प्रॉब्लम है ना यार, उस स्टेट ने ना क्या किया, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए ये इनिशिएटिव उठाई, तो क्या है एग्ज़ाम में आपको भी कोट करने में मदद मिलेगा। तो ये बात हो गई। द हिंदू नो डाउट इसके जो एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा जो एडिटोरियल ओपन पेज वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ से आप जितना पढ़ सकते हो, देखो ज्ञान एक क्या है, असीम धारा है और असीम इसकी गहराई है, जितना कूदो उतना ही अच्छा। जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ेगा ना मेंस में और पीटी में, देखो उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आने हैं और इंटरव्यू में भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सोचे बिना कि ये कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि हिंदू में सर ऐसा बोला गया है, वो थोड़ा अगेंस्ट गवर्नमेंट है, प्रो है, ये इतना ज़्यादा चीज़ें आप इस लेवल पे आ चुके हो ना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको एक न्यूट्रल और जो मध्यम मार्ग कैसे अपनाना है, और उसमें से कौन सी चीज़ें आपके काम की और कैसे काम की है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोशिश करो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद से भी कुछ कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करो। ऑनलाइन पढ़ाने में देखो 1 घंटे के अंदर अगर आपको कोई ऑनलाइन हिंदू पढ़ा रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी टीम पूरी मेहनत करती है वहाँ पे उनके साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी पढ़ें, एक आपका खुद का भी विज़न, एक व्यू डेवलप होना चाहिए। तो इसलिए दोनों ही न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण है। बात इंडियन एक्सप्रेस की करोगे तो वहाँ से एक्सप्लेन्ड और गवर्नेंस पढ़ लेना, बाकी सारे के लिए आप हिंदू पढ़ लेना, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। निर्माण है इसके डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।